अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट है जी। एक दफ़ा फिर कासिम खान साहब, जो कि इमरान खान साहब के साहबजादे हैं, उनका ट्वीट आया है और इस ट्वीट को क्यों इतना मानी खेज समझा जा रहा है, इसके ऊपर बात होगी। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब ने जो तमाम एतराज़ात कल से उठ रहे थे उनका जवाब दिया है, उसके ऊपर भी कुछ जायज़ा लेंगे। फिर जनाब ये भी बात करेंगे कि कल यानी कि बल्कि आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है और इमरान खान साहब से कौन कौन मुलाकात करेगा, कितनी इम्पॉर्टेंट ये मुलाकात होने जा रही है। कुछ बात करेंगे जनाब 9 मई के मुकदमात के हवाले से भी, जिसके अंदर स्टार गवाह जो है वो बिल्कुल फारिग होता नज़र आ रहा है। वजह उसकी बड़ी साफ़ है कि जिसके ऊपर सारे केसेस बेस किए हुए हैं इमरान खान साहब और मुतादिद क़यादत के ऊपर, वो स्टार गवाह जो है उस दिन ड्यूटी पर ही नहीं था, ये आज पता चला है। और एक दफ़ा फिर जितनी ये ज़मानतें रोकी हुई हैं, जितने इन मुकदमात को इन स्टार गवाहान के ऊपर बेस किया है, वो सारा बयानिया जो है वो धबड़दूस हो जाता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। ये तमाम चीज़ें इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब सबसे पहले शुरू करते हैं आज कासिम खान के ट्वीट से। इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम खान ने एक दफ़ा फिर से आज अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है। इंग्लिश में भी किया है और उर्दू में भी किया है। उसका उर्दू तर्जुमा मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। कासिम खान ने इमरान खान साहब की तस्वीर भी पोस्ट की है और उसके ऊपर लिखा है कि हमारे वालिद ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त पाकिस्तान में गुजारा, हमसे दूर। इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा करना पड़ा, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होने का फ़ैसला किया। वो हर रोज़ हमारे साथ एक बाप के तौर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो हमेशा एक रहनुमा बनकर खड़े रहे। उन्होंने इस मुल्क को सब कुछ दिया, अस्पताल, यूनिवर्सिटियाँ और इंसाफ का निज़ाम भी, और इंसाफ की एक तहरीक भी। उन्हें पेशकश हुई कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी सुकून से गुजारें, हमारे साथ इंग्लैंड में चहलकदमी करें या क्रिकेट खेलें, लेकिन उन्होंने इसके बजाय एक अंधेरी कैद में बंद रहने को चुना। उनकी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए है, उनकी ताकत पाकिस्तान की अवाम है। तो कासिम खान का ये जो ट्वीट है बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और इमोशनल भी है। बेसिकली कासिम खान ने ये रियलाइज़ कराने की कोशिश की है कि जो इमरान खान साहब की खिदमात हैं इस मुल्क के लिए, जो उनकी बेलौस मोहब्बत है इस मुल्क के लिए और जो कमिटमेंट है अपने लोगों के साथ, वो उनकी हर चीज़ से बालातर है। वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी से भी बालातर है, वो उनके बच्चों से भी बालातर है, वो उनके आराम और सुकून से भी बालातर है। और वो ये कहते हैं कि उन्होंने ये चॉइस अपनी मर्ज़ी से ली है। ये ऐसा नहीं है कि वो को मजबूर थे कि वो यहाँ पे उन्हें रुकना पड़ता, बल्कि उनके सामने ये चॉइस थी कि वो हमारे साथ लंदन में जाकर रह सकते थे, लेकिन उन्होंने इस निज़ाम के सामने खड़े होने का फ़ैसला किया। ये उस वक्त की बात कर रहे हैं कासिम, जब जमाइमा खान साहिबा से इमरान खान साहब की अलहदगी हुई और उसके बाद फिर वो लंदन शिफ्ट हो गई। तो उस वक्त इमरान खान साहब अगर सियासत छोड़ देते और उनके साथ चले जाते तो सारी ज़िंदगी एक हीरो के तौर पर, जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को एक नई जहत से रूशनास कराया और फिर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक ज़बरदस्त कैंसर हॉस्पिटल भी बना के दिया, फलाही काम मुतअद्दिद किए, तो ये सब इमरान खान साहब अगर करते और उसके बाद बेशक उधर भी चले जाते तो वो एक हीरो के तौर पर हमेशा पाकिस्तान की तारीख़ में याद रहते। लेकिन उन्होंने उस वक्त भी एक मुश्किल रास्ते को चुना और सियासत को प्रेफरेंस दी अपनी फैमिली लाइफ के ऊपर, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये सियासत वो सिर्फ वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं, एक पॉलिटिशियन बनने के लिए नहीं, बल्कि वो निज़ाम बदलने के लिए ये सियासत करना चाहते हैं। और उन्होंने फिर अपनी पार्टी को तरजीही बुनियादों पर रखा, अपनी फैमिली से भी ज़्यादा, और फिर फैमिली जो है वो उनसे अलग हो गई और वो चली गई लंदन। तो इमरान खान साहब ने जो सबसे बड़ी कुर्बानी दी वो अपने बच्चों से दूरी की कुर्बानी थी, क्योंकि ज़ाहिर है फिर उनके बच्चे उनके पास नहीं रहे और उनको उनसे एक दूरी बर्दाश्त करना पड़ी। लेकिन उन्होंने अपनी कमिटमेंट अपने लोगों के साथ, कौम के बच्चों के साथ ज़्यादा निभाई
और उसके बाद जो सारी उनकी हिस्ट्री है वो सब आपको पता है, जो उन्होंने यहाँ पर पार्टी के साथ मामलात हुए किए, जो कुछ भी उन्होंने सियासत में किया उसमें गलतियाँ भी हुई होंगी, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी हुए होंगे, उसमें ब्लंडर्स भी हुए होंगे, बहुत कुछ हुआ होगा। लेकिन जाहिर है कि वो अपनी कमिटमेंट के तो बहरहाल पक्के हैं और वो उस लेवल तक पार्टी को ले आए हैं कि आज पाकिस्तान में कोई दूसरी पार्टी उनके आसपास भी नहीं है। और इसका जो एक बेहतरीन इजहार है वो पाकिस्तान के 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस हैं, जहां पर होल एंड सोल तमाम सूबों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको एक मैसिव कामयाबी मिली और कोई दूसरी जमात उसके आसपास भी नहीं थी अगर हकीकी नताइज को देखा जाए। लेकिन बहरहाल कासिम खान साहब ये भी लिखते हैं कि अभी रिसेंटली भी जब उनको जेल में डाल दिया गया तो उनको ये पेशकश की गई कि आप लंदन चले जाएं, बाकी ज़िंदगी अपनी सुकून से गुजारें, लंदन में पुरफ़ज़ा मकाम पर अपने बच्चों के साथ चहलकदमी करें, क्रिकेट खेलें, कमेंट्री करें और अपनी ज़िंदगी जो है वो इस अंधेर नगरी से निकाल लें। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद भी एक मुश्किल रास्ता चुना और अंधेरी क़ैद को चुना, अगरचे उनके पास सहूलत का एक रास्ता, एक ऑप्शन मौजूद था। तो ये सारी बात वो लिखने के बाद कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि उनकी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए है और उनकी ताकत पाकिस्तान की आवाम है। तो ये बड़ा मीनिंगफुल ट्वीट है। ये बेसिकली उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को मुखातिब करते हुए ये बात कही है कि जनाब ये लीडर जो इस वक्त हर चीज़ अपनी सेक्रीफाइस करके अगर जेल की काल कोठरी में बैठा है तो वो आपके लिए बैठा है। तो ये जिम्मेदारी भी अब आप लोगों की है क्योंकि वो आप पे भरोसा करता है, आपको ट्रस्ट करता है। तो ये जिम्मेदारी भी आप लोगों की है कि आपने उसको इस कैद से निकालना है। तो ये उन्होंने लिखा नहीं है इस ट्वीट में, लेकिन इसमें जो वाज़ेह पैगाम नज़र आता है वो कुछ इसी किस्म का नज़र आता है। इससे क्या उनके आने या ना आने के हवाले से कोई फ़ैसला होता है, अभी तक इससे ये तो कोई ख़ास पता नहीं चल रहा कि वो इसके बारे में कुछ कह रहे हैं कि जी हम आ रहे हैं या नहीं। उन्होंने ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। लेकिन बहरहाल मार्केट में ये ख़बरें गर्म हैं कि उनकी जो अमेरिका की तरफ पहले यात्रा है वहाँ पे उनका कुछ टाइम गुजरेगा और उसकी बुनियाद पर जो मुख्तलिफ मुलाकातें होंगी उसके बाद उनकी पाकिस्तान में आने के हवाले से चीज़ें जो हैं वो आगे प्रोसेस की जाएंगी। और उसमें अगेन ये ख़बरें हैं गर्दिश में कि उन तमाम मामलात को भी पहले से फाइनलाइज़ किया जाएगा हुकूमत पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान भी ये देखेगी कि उनके पाकिस्तान में आने से क्या मामलात होने हैं, हो सकते हैं, तो उनको किस तरह से मैनेज किया जाए। तो ये तमाम चीज़ों को वो क्या फ्री हैंड दे के उनको आने देगी या फिर वो नहीं आएंगे और उससे पहले ही जो चीज़ें हैं रुकावट डाल दी जाएगी, कुछ भी होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अभी मज़ीद 1-2 हफ़्तों में मेरा ख्याल है कि क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं आज इनकी टाइमलाइन देख रही थी कासिम खान की और मैं नोटिस कर रही थी कि वो थ्रू आउट जितनी उनके पीछे ये ट्वीट्स हैं उसमें वो ज़्यादातर वही ट्वीट्स रीपोस्ट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब और उनके ऊपर होने वाले जुल्म या उनकी रिहाई से मुतल्लिक या उनकी मुश्किलात से मुतल्लिक बात हो रही है। और उसमें वो मुख्तलिफ शख्सियात को जिनको रीपोस्ट भी करते हैं वो वही लोग हैं जो ज़्यादातर इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक बात कर रहे हैं। तो कासिम खान जी एक्टिव हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक ट्वीट करके कहीं गुम हो गए हैं, बल्कि वो इसका मतलब है कि स्टिल इसके ऊपर कंसर्न हैं और इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ये वाली बात से मुझे आज खालिद यूसुफ चौधरी साहब की भी बात याद आ रही थी कि उनका भी ये कहना था कि जब बहुत से लोग जेल में 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले उन्हें ये कह रहे थे कि लीडर्स कैसे बाहर जाके कैंपेन करेंगे, उम्मीदवार कहाँ जाएंगे, कोई इस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं है पीटीआई के लिए। तो इमरान खान साहब ने कहा कि किसी को भी कैंपेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। उनको इतना ट्रस्ट था अपनी कौम के ऊपर। और हैरत अंगेज़ बात है कि हालांकि उससे पहले वो जेल में थे और एक राब्ता उनका बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुका हुआ था कौम से, फिर भी उनको उस जेल में रहते हुए भी इतना आइडिया था कि 8 फरवरी को फिर भी आवाम निकलेगी, कि उन्होंने इतने यकीन से वो लोग जो बाहर से जाके उनके पास बैठते थे वो परेशान थे और वो अंदर बैठे हुए जो कि बाहर के हालात से लाइल्म थे, फिर भी इतनी यकीन के साथ उन्हें हौसला देते थे कि जनाब आपको तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप कैंपेन करें, बल्कि आपको वोट तो खुद ही पड़ जाएगा, आपने सिर्फ इलेक्शन डे को मैनेज करना है और जो अपने वोट हैं वो चोरी नहीं होने देने। ये उनको वो हिदायत करते थे। बाकी उन्होंने कहा ये फिक्र ना करो कि कौम नहीं निकलेगी या वोट नहीं पड़ेगा। तो ये उनका ट्रस्ट का लेवल है अपनी
अपनी कौम के ऊपर। और गिरफ्तार होने से पहले भी जो उन्होंने वीडियोस मुतअद्दिद रिकॉर्ड करवाई उसमें भी वो ये बात करते रहे कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो आपने खामोश होकर नहीं बैठना, बल्कि आपने अपने लिए जद्दोजहद करनी है, मेरे लिए भी आपने जद्दोजहद करनी है। मतलब ये कि आपने मेरे साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी होती है, अगर मैं मारा जाऊं कुछ है, तो आपने बाहर निकलना है और इंसाफ दिलाना है। तो ये बात उन्होंने उस वक्त भी ट्रस्ट करते हुए कौम के ऊपर ये बात कही थी। तो अभी भी उनको ऐसा ही ट्रस्ट है और इसी वजह से वो कोई डील कबूल नहीं कर रहे। उनको यही लगता है कि उनकी कौम जो है वो खड़ी होगी जुल्म के ख़िलाफ़ और जद्दोजहद करेगी और अपने हक़ के लिए खड़ी होगी और उसी से आगे रास्ता निकलेगा, अदलिया भी आज़ाद होगी और उनकी रिहाई का रास्ता भी वहीं से निकलेगा। तो खान साहब जो हैं वो आज भी उसी जगह पे खड़े नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तज़ब्ज़ुब, कशमकश, इख्तलाफात का शिकार और आपस में बरसरे पैकार दिखाई देती है। रीसेंट जो इवेंट हुए हैं वो आपने देखे हैं कि सब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियाँ भी कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और पब्लिकली लड़ भी रहे हैं। तो इसके ऊपर भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं जी। सलमान अकरम राजा साहब जो कि इस मामले पे अभी तक ज़्यादा वजाहत देकर या सामने खुलकर नहीं आए थे, उन्होंने आज 3-4 बैक टू बैक ट्वीट्स भी किए हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी बात की है। तो उन्होंने जो अपना वर्जन दिया वो कहते हैं कि जी ये जो सारा लाहौर का इवेंट था उसके ऊपर सूरत हाल ये थी कि जो इजलास था फार्म हाउस में उसमें तो मैं ख़ुद भी शरीक नहीं था। वो यही बात कि जी वो पार्लिमानी जो लोग हैं वही उसमें मौजूद थे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी किसी को इनवाइट नहीं किया गया था। मुझे तो खुद भी इनवाइट नहीं किया गया था, बल्कि मुझे पता चला कि अली अमीन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो मैं तो पूछता पाछता वहाँ तक पहुँच गया कि वो किस जगह पे हो रही है। बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने तो ये कोशिश भी की कि कोई और बेहतर जगह पे हो जाए जहाँ पे सब लोग ईजीली पहुँच जाएँ, लेकिन बहरहाल उस वक्त फिर वक्त कम था तो मुमकिन नहीं हो सका। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो इसलिए जाके उन्हें ज्वाइन किया कि वैसे ही अजीब लगेगा कि भाई एक बंदा अकेला बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो उन्होंने इसलिए उन्हें ज्वाइन किया, वरना उनको भी कोई इन्विटेशन नहीं था, ना उन्हें पता था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई होने वाली है। तो बेसिकली वो आलिया हमजा साहिबा को इनडायरेक्टली यानी एड्रेस कर रहे थे कि जनाब इन्विटेशन का इंतज़ार क्यों किया, आपको अगर आना था, आप ज्वाइन करना चाहती थी तो आप कर सकती थी। लेकिन मेरे ख्याल से कि वो जो आलिया हमजा साहिबा बात कर रही हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से नहीं कर रही थी, वो बात कर रही थी उस इजलास के हवाले से जो फार्म हाउस में हुआ। क्योंकि वो बेसिकली शुरू में तो तासुर यही था कि ये कोई मुशावरती इजलास है, तो हर कोई यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि फिर इसमें जितने भी लीडिंग रोल रखने वाले लोग हैं उनका मौजूद होना ज़रूरी होना चाहिए। ये तो बाद में खुला कि जनाब उसमें रिहाई की हवाले से कोई तहरीक चलाने या कोई उसकी स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं हुई, बल्कि उसमें तो जो मिर्ज़ा अफरीदी साहब हैं उनकी तरफ से एक डिनर था और शायद उनको कोई सेनेट का टिकट देने के हवाले से मामलात थे। तो वो तो इस तरह की कोई एक्टिविटी थी, उसका इमरान खान साहब की रिहाई के साथ या उसकी एहतजाजी हिकमत अमली के साथ तो कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था। तो ये बाद में बात खुली क्योंकि बहुत से जो MPs हैं वो भी ये कहते नज़र आए कि जी हमें तो खुद नहीं पता था हम जा किधर रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब ने बस कहा कि उन्हें फॉलो करें और वो सीधा वहाँ पे ले आए, तो उन्हें भी इन चीज़ों का इदराक नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बात बिल्कुल मानी जा सकती है कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो इन चीज़ों से इस तरह से ज़ाहिर है नहीं शायद उनके इल्म में हों, लेकिन बात यह है कि ये भी एक अजीब बात है कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो जो भी इसका ऑर्गेनाइज़र था उसके ऊपर फिर सवाल उठते हैं कि फिर उसने ये इतने भोंडे तरीके से क्यों चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की कि वो पार्टी में इख्तलाफात का बाइस बनी। इन तमाम चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होना चाहिए था, पता होना चाहिए था कि कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, किस किस ने बैठ के करनी है, इजलास में कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन नहीं होगा, तो ये तमाम चीज़ें। और सलमान अकरम रजा साहब ने जो ट्वीट्स किए उसमें उन्होंने ये लिखा कि तय तो ये भी हुआ था कि वापसी के सफ़र पर इस्तकबालिया दिए जाएंगे और मुख्तलिफ जो लोग हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुछ लोग मसरूफ़ रहे। अब वो ख़ुद बता दें कि वो कहाँ पे मसरूफ़ रहे, वक़ार पार्टी के वक़ार से ज़्यादा उनकी क्या तरजीहात थी। तो मेरा ख्याल है कि उसकी वजह फिर यही है कि जब पार्टी इजलास के अंदर नहीं बुलाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बिठाया गया, तो ये चीज़ों के बाद शायद फिर वापसी का जो सफ़र था वो भी फिर उसी तरह निकल गया। फिर जो लाहौर की क़यादत थी वो भी फिर उस तरीके से सामने नहीं आई और उन्होंने भी आके फिर उस तरह वेलकम नहीं किया, तो वो सारा जो मामला था वो अजीब व गरीब ही हो गया। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इवेंट है चाहे जिस भी मकसद के लिए था इसको कोई बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता था, लेकिन इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया कि उसकी वजह से पार्टी में इख्तलाफात भी हुए और उसका नुकसान भी हुआ। बहरहाल ये सारी बात अपनी जगह, लेकिन अब इस मसले का हल क्या निकलना है, इमरान खान साहब ये 90 दिन वाली बात पे क्या कहते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने तो कहा ये बात अली अमीन ने अपने तौर पर कही है,
इसका कोई पार्टी में डिस्कशन नहीं हुई, वैसे ही उन्होंने बात की है। और दूसरी तरफ जो मिर्ज़ा अफरीदी साहब के सेनेट के टिकट के हवाले से बात है, उसके ऊपर भी हर कोई अब देख रहा है नज़रें लगा कर कि जनाब इसको किस तरह से हल होना है मसले को। और इमरान खान साहब क्या हतमी तौर पर, ज़ाहिर है उनकी बहनें कल जाएंगी तो क्या उनसे बताएंगी कि ये सारा तूफ़ान उठा हुआ है तो जी इसके ऊपर क्या आपके फ़ैसले हैं। तो ये दो बातों पर ख़ास तौर पर, और तीसरी बात तो ज़ाहिर ऑफ कोर्स उनकी जो एहतजाजी हिकमत अमली है उसके हवाले से। तो ये तीन बातों के ऊपर इमरान खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यूज़ और फैसलों का इंतज़ार है सबको। 6 लोगों की लिस्ट फिर से भेज दी गई है, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब, नईम बुखारी साहब, हैरत अंगेज़ तौर पर नईम बुखारी साहब का भी इस दफ़ा नाम शामिल किया गया है, सलमान अकरम राजा साहब, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, ज़हीर अब्बास साहब और हारून नवाज़ साहब। ये वो लोग हैं जिनके नाम शामिल किए गए लिस्ट में वकला की। जबकि दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब की फैमिली है, ज़ाहिर उसमें तो उनकी बहनों के नाम शामिल ही होते हैं। तो अब ये देखते हैं कि किस किस के नाम कुर्रा फाल निकलेगा, कौन मुलाकात कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि मज़ीद रुकावट डाली जाए इमरान खान साहब की मुलाकात में, हो सकता है कि पहले की तरह दो बहनों की मुलाकात करवा दी जाए। तो अब ये तमाम चीज़ें जो हैं ज़ाहिर है कि आज दोपहर तक सामने आएंगी और पता चलेगा कि इसमें क्या निकलता है। लेकिन एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब की ज़मानतें रिजेक्ट की गई, उन 9 मई के केसेस के हवाले से जो स्टार गवाह हैं उससे मुतालिक शाकिर अवान साहब रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कि कोट लखपत जेल में जेल ट्रायल को रेगुलर कवर कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया है कि जो इनके स्टार गवाह थे, जो कि एक पुलिस एहलकार थे जिनका नाम हसाम है, उनके तवस्सुत से हर जगह वो पहुंच जाते हैं बताने के लिए अदालतों में कि जी उन्होंने सारी साजिश देखी होते हुए सुनी, वो छुप के सारी साजिश जो थे वो देख रहे थे, सुन रहे थे जब इमरान खान साहब पार्टी लोगों को हिदायत दे रहे थे। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले इन्हीं टाइप के मुकदमात में, 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में इमरान खान साहब की इससे पहले ज़मानतें मंजूर हो भी चुकी हैं। और उन ज़मानतों के फैसलों में लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने ये लिखा कि जी कोई ऑडियो वीडियो या तहरीरी ऐसा एविडेंस पेश नहीं किया जा सका जिससे ये साबित हो कि इमरान खान साहब ने इस साजिश को प्लान किया और बाकी लोगों को हिदायत दी कि जी आपने जाके अटैक्स करने हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर उनको ज़मानतें दी भी गई। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि जनाब ये अब जब इन लोगों ने ज़मानतें मुस्तरद की हैं और वो भी इन स्टार गवाहों के बयानात के ऊपर, तो पता ये चल रहा है कि स्टार गवाह जो है, जो हर जगह बज़ाहिर पहुंचा होता था, उसके बारे में खबर ये आई है कि जनाब ये मौसूफ तो उस दिन ड्यूटी पर ही नहीं थे। और इस सिलसिले में जिस थाने से ये एहलकार हैं उनका ड्यूटी रजिस्टर भी मंगवाया गया, जो कि पहले तो ले लाल से काम लिया गया कि पेश नहीं किया जा रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से जब पेश करवाया गया तो पता ये चला कि उस दिन तो जनाब मौसूफ साहब ड्यूटी पर ही नहीं थे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स जो ड्यूटी पर आया ही नहीं था वो किस तरह वहाँ पहुँच गया, और उसने जाकर वहाँ सारी कार्रवाई भी कर ली, सुन भी ली, हर जगह वो पहुँच जाता था। एक दिन लाहौर में, अगले दिन चक्री में पहुँच जाता था और जाके टेबल के नीचे घुस के सारी साजिश भी सुन लेता था। तो ये इनके स्टार गवाहों के हालात हैं जिसके ऊपर इन्होंने सारी ये इमारत खड़ी की है 9 मई की। और अंदर से जो है इसके जो जड़ें हैं उसमें खोखलापन है, क्योंकि कोई ख़ास एविडेंस ऐसे मौजूद नहीं है। बहरहाल ये एक बड़ी ख़बर है और इसके ऊपर ज़ाहिर है कि चीज़ों को आगे लेके चलना, और मज़ीद जब इमरान खान साहब की ये अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज होंगी ये ज़मानतों की रिजेक्शन, तो ये चीज़ें सामने रखी जाएंगी तो उस बुनियाद पर ज़मानत को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज वैसे ये खबर भी आई है कि कोट लखपत जेल में हसन नियाज़ी साहब ने भी गुफ्तगू की इमरान खान साहब के भांजे, और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से मुश्किल हालात में वहाँ पे कैदियों को रखा गया है। हसन नियाज़ी के साथ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि बुज़ुर्ग हैं और जिनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और वो बता रहे हैं कि यहाँ पर सफाई वगैरह के नाक़िस इंतज़ामात हैं, मच्छर काट रहे हैं, कीड़े घूम रहे हैं, जिसकी वजह से स्किन एलर्जीज़ हो रही हैं, और भी मसाइल हो रहे हैं। जो बुज़ुर्ग यहाँ पे कैदी हैं, 9 मई के मिलिट्री ट्रायल्स के कैदी हैं, और इन सब को इंतहाई गर्मी में रखा गया है, और एक खस्ता हाल सा कूलर है जिसके ऊपर 12-12 लोग जो हैं वो बेचारे सामने लेटे हुए हैं और उनके ऊपर हवा भी नहीं उसकी आती। सफाई का नाक़िस इंतज़ाम है, ना कोई जरासीम का स्प्रे किया जाता है, और उसके साथ साथ दवाइयाँ भी मुहैया नहीं की जाती, जिसकी वजह से मज़ीद उनकी हालत ख़राब हो रही है। तो वो बता रहे हैं कि ये तमाम मुश्किलात जो नौजवान हैं वो तो फिर भी खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग कैदी हैं
उनके लिए खासी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये जो अफसोसनाक मामलात हैं जो कोट लखपत जेल में कैदियों के साथ है, भाई ठीक है, अब आपने कैदी तो बना लिए हैं लोग, तो कम से कम आप उनको सहूलियात तो दें। अब यहाँ पर जो ये 4-5 बुजुर्ग हैं, चाहे वो सेनेटर एजाज चौधरी साहब हों या महमूद रशीद साहब हों, उमर सरफराज चीमा हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, शाह महमूद कुरैशी हों, ब्रिगेडियर इकराम साहब हैं, ये तमाम लोग बुजुर्ग लोग हैं और ये सब लोग जो हैं मुसलसल बीमार हैं, इनको कुछ ना कुछ मेडिकेशन चाहिए, कुछ ना कुछ इनको तिब्बी इमदाद चाहिए और ये उम्र रसीदा लोग हैं और जाहिर है कि ये एक कंफर्ट लेवल पर तो नहीं इस वक्त ज़िंदगी गुजारे। पिछले 2 सालों से ये लोग जेलों में हैं और इनको बेल्स नहीं मिली हैं। हालांकि इतने देर में तो बेल्स मिल ही जाती हैं, लेकिन इन लोगों को कोई कॉन्क्रीट एविडेंस ना होने के बावजूद भी जेल से नहीं निकाला जा रहा और ये इंतहाई किस्म की जालिमाना कार्रवाइयाँ हैं जो इनके खिलाफ हो रही हैं। और फिर जेल में ना सिर्फ रखा हुआ है बल्कि इनके लिए मुश्किलात भी हैं, इनको दस्तयाब नहीं है सहूलियात जो बेसिक हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है जी, और हम तो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं मुसलसल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो इस वक्त जालिम रजीम काबिज़ है, इनको तो ऐसा लगता है कि खौफ खुदा ही भूल चुका है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।